गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। ग्रोथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, या रेगुलेटर्स जिसे हम कहते हैं उसको हम लोग को पढ़ना है। तो पहला जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीन्स। ऑक्सीन्स के बाद अब बढ़िया है, बहुत अच्छा, ठीक हो गया। अब जो पढ़ना है दैट इज ऑक्सीन्स के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीन्स सबसे ज्यादा इसी में दिया हुआ है, ऑक्सीन ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। 5 हार्मोन है, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है। ये 5 हार्मोन को पढ़ना है और फिर फोटो पीरियोडिज्म पढ़ना है, एंड एक टॉपिक है वर्नलाइजेशन, ये चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ऑक्सीन की ही सबसे मैं पहले बात करूं तो ऑक्सीन को हम कह सकते हैं कि सिंपल सबसे पहले ऑब्जर्व डार्विन ने किया था। सबसे पहले ऑब्जर्व जो डार्विन ने किया था ऑक्सीन को, और इन्होंने देखा क्या था, इन्होंने कोलियोप्टाइल बेंडिंग देखा था। आपने पढ़ा है कोलियोप्टाइल के बारे में? वीडियो लैग कर रहा है क्या कि ठीक है? तो देखिए, आपने पढ़ा है कोलियोप्टाइल के बारे में। कोलियोप्टाइल के बारे में मैं बताऊं तो आपने पढ़ा था मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में, तो उसमें कोलियोप्टाइल के बारे में पढ़ा था। कोलियोप्टाइल बेंडिंग सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मोनोकॉट्स के केस में, ग्रास के केस में, ठीक है। तो ग्रास के केस में डार्विन ने ही ऑब्जर्व किया था, फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन। फ्रांसिस डार्विन वाज हिज सन, उनके बेटे थे वो। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, लेकिन इसका आइसोलेशन सबसे पहले जो किया गया था ऑक्सीन का, वो आइसोलेशन हम कहते हैं प्लांट से नहीं किया गया था। ऑक्सीन का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आइसोलेशन ह्यूमन के यूरिन से किया गया था, ठीक है। और 2 साइंटिस्ट थे, कॉगल एंड हॉगन स्मिथ, उन्होंने ही सबसे पहले ये आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से। लेकिन प्लांट में सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया था, आइसोलेट किया गया था, वो ओट के सीडलिंग से, उनके कोलियोप्टाइल से ही क्या किया गया था, निकाला गया था। कोलियोप्टाइल जो हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल कहते हैं जो प्लूम्यूल का कवरिंग होता है, आउटर फोलियर शीथ जो होता है, जिसे हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है पॉइंट दैट इज and Francis Darwin. First of all, Charles Darwin and Francis Darwin 1880 में was studying photoperiodism. Yeah, we are studying photoperiodism. Photoperiodism. They observed coleoptile bending देखिए, बाद में जाके कोलेप्टाइल से पता किया गया कि ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, लेकिन शुरू में उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कोलेप्टाइल में बेंडिंग करा रहा है। बेंडिंग कैसे होगा कि एक तरफ ग्रोथ ज्यादा होगा, दूसरा तरफ ग्रोथ कम होगा। इन कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास जिसे हम लोग फेलारिस कहते हैं,
लिखे थे इसको। देखिए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, तब ये देखा गया कि कोलियोप्टाइल आखिर बेंड क्यों हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम वेंट। सर दे ऑब्जर्व के बाद क्या लिखे हैं? कोलियोप्टाइल बेंडिंग इन कैनरी ग्रास। तो बहुत सारा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद से ये देखा गया कि जरूर कोलियोप्टाइल बेंडिंग तो हो रहा है, लेकिन कोलियोप्टाइल बेंडिंग हो क्यों रहा है, तो देखा गया कि उसके टिप से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं जो ये फेनोमेनन या ये हम कह रहे हैं ये इस चीज का कारण है कि वो बेंड हो जा रहा है। तो इसी चीज को आइसोलेट किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम वेंट था, और उन्होंने टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स, मतलब ओट्स के सीड से उसके कोलियोप्टाइल से ये सब्सटेंसेस को क्या किया गया, उनके द्वारा आइसोलेट किया गया। ठीक है, और उन्होंने ही वो नेम दे दिया उस चीज को कि ऑक्सीन उसको बोलते हैं। तो आज के डेट में हम ऑक्सीन बोलते हैं, तो वो नाम वेंट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आफ्टर ए series of repeated experiments after a series of repeated experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence। बाद में इसी ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस का नाम ऑक्सीन रख दिया उन्होंने। that caused the bending of the entire coleoptile और इस चीज को आइसोलेट किया गया था वेंट के द्वारा ओट्स के सीड से। Auxine was isolated by F.W. Wendt from the tips of coleoptile
of oat seedlings, of oat seedlings. ये प्लांट के केस में था, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीन का आइसोलेशन ह्यूमन यूरिन से हो गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीन was isolated from human urine, from human urine. और ये आइसोलेशन किया कौन था? कॉगल एंड हॉगन स्मिथ. कॉगल एंड हॉगन स्मिथ आइसोलेशन किए थे. वेंट जो थे, इन्होंने ही नाम दिया. वेंट gave the term auxine. Went gave the term auxine. ये तो एक सिंपल सा चीज हो गया कि हाँ, डिस्कवरी के बारे में. लेकिन अगर मान लो मैं बायोसिंथेसिस की बात करूं या ऑक्सीन के सिंथेसिस की बात करूं कि बॉडी में वो ऑक्सीन बनता कैसे होगा, तो इसका कुछ प्रिकर्सर सब्सटेंस होता है. दैट इज, हमने एक आपने पढ़ा होगा एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है. दैट इज ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड. ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड जो है, ये जिंक के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीन का सिंथेसिस करता है. या हम कह सकते हैं ऑक्सीन का एक प्रिकर्सर सब्सटेंस क्या हो गया, ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड, व्हिच इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन सिंथेसाइजेस ऑक्सीन, ऑक्सीन का सिंथेसिस करता है. तो अगर मैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन की बात करूं, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, that occurs by tryptophan amino acid in the presence of zinc ion, in the presence of zinc ion. जिंक किस फॉर्म में रहेगा, 2+ के फॉर्म में. अगर मैं साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करूं, साइट ऑफ सिंथेसिस कहां सिंथेसाइज होता है, दैट इज, इसका सिंथेसिस शूट टिप पे होता है. शूट टिप पे. अगर मैं नेचर की बात करूं कि ये कैसा नेचर का होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है और इसके अंदर इंडोल रिंग होता है, ठीक है. ये एसिडिक नेचर का होता है और इसके अंदर इंडोल रिंग होता है.
एसिडिक in nature, acidic in nature, having indole ring, indole ring, having indole ring. अगर मैं इंडोल रिंग की बात करूं तो ये दो, इसमें हम कह सकते हैं साइकिल प्रेजेंट होता है। एक 6 कार्बन का प्रेजेंट होगा जो कि हम बेंजीन के फॉर्म में कहते हैं, दूसरा जो प्रेजेंट होगा दैट इज 5 चेन रहेगा। ये एन प्रेजेंट होता है, ये इंडोल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन, ये बीइंग एसिडिक एक पोलर सब्सटेंस होता है एंड इसका ट्रांसपोर्टेशन बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल कहने का मतलब क्या हो गया, एक्रोपिटल और बेसिपिटल। ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो पोलर एंड बेसिपिटल होता है, बेसिपिटल। नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली जो ओल्ड रहता है एक्रोपिटल में वो नीचे रहता है, न्यू वाला ऊपर रहता है। और बेसिपिटल में क्या होता है, न्यू नीचे रहता है, ओल्ड ऊपर रहता है। तो नीचे से हम कह रहे हैं ओल्ड से न्यू की तरफ क्या होता है, मूव करता है ये ऑक्सीजन। सॉरी, न्यू से ओल्ड की तरफ मूव करेगा बेसिपिटल, क्योंकि देखो बन रहा है कंटिन्यूअसली, ये शूट टिप पे, और शूट टिप क्या हो रहा है, ग्रो करते चला जा रहा है, वहां से बन के वो ग्रोइंग एरिया में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये तो इसके ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं। अब देखो यहीं पे हमको कुछ सिंथेटिक ऑक्सीन्स, या फिर हम जानते हैं दो नेचुरल ऑक्सीन के बारे में, दैट इज IBA एंड IAA। हो गया ये। कुछ ऑक्सीन्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। एक हो गया नेचुरल, क्वेश्चंस आते हैं इससे, और दूसरा सिंथेटिक हो गया। नेचुरल में सबसे मोस्टली IAA होता है, दैट इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ये मोस्ट होता है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और निकाला गया है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। सॉरी, ये इंडोल एसिटिक एसिड ना, इंडोल एसिटिक एसिड ये मोस्ट है। दूसरा IBA है, दैट इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ये भी निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं तो सिंथेटिक में सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज ऑफ NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। सिंथेटिक में पहला नाम है NAA, नैप्थलीन एसिटिक
एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, फिर 10 करा था बैठ उठ के राइट में आज ज्यादा काम करे थे ये तो ये नैफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया। एक यहीं पे और यूज किया जाता है 2,4-D, 2,4-D, इसे हम कहते हैं ये 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब का और यूज है, हम लोग अभी देखेंगे वीडी साइट्स के रूप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, आगे देखेंगे कि हाँ क्यों करते हैं उसको। एक है 2,4,5-T, ये पोजीशन है 2,4,5-T, ये हो गया 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सारे सिंथेटिक ऑक्सीन्स है। एक IPA हो गया, इसे इंडोल पाइरुविक एसिड कहते हैं, पाइरुविक एसिड। एंड एक लास्ट में है, ये सिंथेटिक में ही है, PAA फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सर हाँ बोलिए। सर ये सिंथेटिक नहीं है? नहीं, कौन सा? ये सर ये वाला पीए। नहीं, सिंथेटिक बोले तो ये तो हाँ सिंथेटिक। सर तो ये नेचुरल में लिखेंगे? नहीं, कहाँ लिखे है? बोले तो इधर जगह नहीं है तब ना इधर लिखे है, घेरे है ना ये, अच्छा नेचुरल में तो ही है, सिंथेटिक में इसको लिखिएगा। हो गया। देखो, अगर मैं इसके एंटी फॉर्म की बात करूं, एंटी फॉर्म कहते हैं कि इससे जस्ट उल्टा काम कर रहा है, तो एक सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकता है, दैट इज टीबा। ठीक है, इससे भी कई बार पूछ चुका गया है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, एंटी फॉर्म इज टीबा, दैट इज ट्राइआइडोनिक एसिड, ट्राइआइडो बेंजोइक एसिड, ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड।
अब देखो नेक्स्ट इसका टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या एप्लीकेशंस, क्या हम इसका कुछ यूज भी करते हैं क्या, यही हमको पढ़ना है। देखो सबसे पहला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, इसे हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस कहने का मतलब क्या होता है, जब एपेक्स वाला पार्ट लैटरल पार्ट से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। समझना है चीज को कि एपिकल वाला पार्ट जो है, मतलब कि हम कह सकते हैं ऊपर के टिप का पार्ट, वो लैटरल बर्ड से, या एपिकल बर्ड हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं लैटरल बर्ड से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। और इस चीज को कम करने के लिए हम लोग एक टी के केस में, टी प्लांटेशन के केस में हम उसके टिप को ऊपर से काट देते हैं, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि जो भी ग्रोथ हार्मोन है वो टिप पे नहीं, कहाँ होगा, डिफ्यूज कर जाएगा, लैटरल बर्ड्स में चला जाएगा, वो तो साइज में बुशी हो जाएगा, नहीं तो सीधा बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग करते टी प्लांटेशन के केस में हमको बुशी चाहिए अपना प्लांट, जिसमें लीव्स क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, सीधा बढ़ते ही चला जाएगा। तो उस केस में हम लोग उसमें एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसके टिप को क्या कर दे रहे, ऊपर से काट दे रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, लैटरल ग्रोथ उस प्लांट का ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहला है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का कहने का मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं द फेनोमेनन इन विच, द फेनोमेनन इन विच एपिकल बर्ड dominates over the growth of, dominates over the growth of lateral birds, lateral birds is called apical dominance, is called apical dominance। देखिए चीज को, इसी चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूनिंग। प्रूनिंग, और इसी चीज को एक वर्ड बोला गया है डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन, प्रूनिंग और डीकैपिटेशन in gardens, in gardens
promotes डेंसिंग ऑफ हेज। डेंसिंग ऑफ हेज, हेज का मतलब बुश होता है। डेंसिंग ऑफ हेज एंड also and also used in also used in tea plantations। ये पहला था हमारा, दैट इज एपिकल डोमिनेंस, पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑक्सीन्स का, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। सर बोलिए बोलिए। सर हाँ हाँ सर वहां पे डेंसिंग है। हाँ, डेंसिंग है ऑफ हेज। ठीक है, ये पहला इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट लिख रहे सेकंड। सेकंड इफेक्ट की मैं बात करूं, आपने सेकंड इफेक्ट पढ़ा है पहले चैप्टर में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दैट इज रूटिंग इन, या रूट इनिशिएशन हम बोलते हैं उस चीज को, रूट इनिशिएशन। तो रूट इनिशिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं हार्मोन्स, आईबीए, एनए, ये सब हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो दूसरा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, दैट इज रूट initiation, that is root initiation। लिखेंगे रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग्स, rooting on stem cuttings is promoted by IBA and NAA। So widely used for plant propagation, plant propagation। देखो नेक्स्ट है, हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीन्स को डोरमेंट रखने के लिए। ठीक है, जैसे पोटैटो डोरमेंसी में जब ये लैटरल बर्ड्स का प्रमोशन करता है, एपिकल बर्ड को रोके रखता है, तो एपिकल बर्ड जब तक रुका हुआ है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब तक उसमें से कोई भी शूट रूट इलोंगेशन हमको नहीं नजर आएगा। तो डोरमेंसी को मेंटेन करने के लिए पोटैटो के केस में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो थर्ड जो इफेक्ट है, दैट इज पोटैटो डोरमेंसी। पोटैटो डोरमेंसी,
जैसे एग्जांपल में NAA induces dormancy of lateral birds, dormancy of lateral birds in potato tubers, in potato tubers and potato can be stored for long duration, for long duration. सर लैटरल के बाद क्या लिखे हैं? बर्ड्स लिखे हैं। हाँ, lateral birds से। हो गया? सर बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है, लास्ट वाला लाइन रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा। NAA induces dormancy of lateral birds in potato tubers and potato can be stored for long duration. ये सेकंड था। सॉरी, थर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फोर्थ जो हमारा है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन। प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन। मतलब एब्सीजन को रोकता है, या हम कह सकते हैं सेनेसेंस को रोकता है, झड़ने से रोकेगा। जो भी प्लांट पार्ट है उसको झड़ने से रोकता है। IAA, NAA prevents premature abscission of plant organs, It also inhibit senescence. सर नहीं दिख रहा है। सबको नहीं दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? और सर दिख रहा है। दिख रहा है। प्रगति, आपका नेट तो फिर से बोल दे रहे हम। IAA, NAA prevents premature abscission of plant organs, full stop. It also inhibit senescence. It also inhibit senescence.
हो गया, ब्लर है, एक मिनट रुकना तो। सर अभी सही है। ठीक है, देखिए ये हमारा था। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो फ्लावरिंग पे होता है, मतलब फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, फ्लावर कर जाए। तो फ्लावरिंग को इनिशिएट कर सकता है या प्रमोट कर सकता है। फिफ्थ है दैट इज फ्लावर इनिशिएशन। फ्लावर इनिशिएशन, फ्लावर इनिशिएशन। लिखेंगे ऑक्सीन प्रोमोट्स यूनिफॉर्म फ्लावरिंग। दो प्लांट के केस में हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल के केस में और लीची के केस में। पाइनएप्पल आपने पढ़ा था, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, एक स्ट्रक्चर आपने देखा है बल्बिल्स के बारे में, ठीक है। तो बल्बिल्स का एग्जाम्पल होता है आपका पाइनएप्पल। बल्बिल्स का एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, पाइनएप्पल होता है, ठीक है। बुक में आपने फर्स्ट में पढ़ा था अगेव दिया हुआ है, और पाइनएप्पल भी बल्बिल का ही एग्जाम्पल होता है, जिसमें एक स्वेलन बर्ड होता है, ऊपर से एक क्राउन टाइप का हमको लीफी स्ट्रक्चर नजर आता है। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग in pineapple and lychee plants, lychee plants, in pineapple and lychee plants। इसका यूज हम लोग ऑक्सीन्स का पार्थेनोकार्पी में भी करते हैं। पार्थेनोकार्पी में हम लोग करते हैं, फायदा क्या होता है, हमें सीडलेस प्रोड्यूस मिलता है, सीडलेस प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। जैसे कि टोमेटोज के केस में हम पार्थेनोकार्पी में यूज करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड को या नैप्थलीन एसिटिक एसिड को, जो कि हमें क्या दे रहा है, सीडलेस टोमेटोज का प्रोडक्शन दे रहा है। तो पार्थेनोकार्पी भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया आपका ऑक्सीन्स का। 6 लिखिएगा, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी देखिए, इसमें सीडलेस fruits can be produced by IAA, for example tomatoes, हो गया। इसके बाद से इसका यूज बड़ा हमारे लिए है वीडीसाइड के रूप में, ठीक है। ऑक्सीन्स को हम वीडीसाइड के रूप में करते हैं यूज, या सेलेक्टिव वीड किलर बोलते हैं, या नॉर्मली समझो वीडीसाइड्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये सेलेक्टिव है, कैसे है देखते हैं थोड़ा। 7th है सेलेक्टिव वीड किलर।
तो दो तरीके से है, ठीक है, दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक जो हो गया वो डाइकॉट के लिए स्पेसिफिक हो गया कि वो मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरे तरह ऑक्सीन्स जो होते हैं, कुछ ऑक्सीन्स ऐसे होते हैं जो मोनोकॉट को अफेक्ट करते हैं, डाइकॉट को नहीं करते। तो दो तरह का हमारे पास हम कह सकते हैं वीडी साइड हो गया। एक जो हो गया वो डाइकॉट वीडी साइड हो गया, डाइकॉट वीडी साइड, मतलब ये मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करेगा। यहीं पे लिख लेंगे डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट्स, जिसमें एग्जांपल आपका हो गया 24D एंड 245T। 24D एंड 245T, इस चीज को एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। एजेंट ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। और इस चीज को यूज किया गया था, इस चीज को यूज किया गया था अमेरिका के द्वारा। जिस समय अमेरिका 1970s के समय अमेरिका और वियतनाम में वॉर छिड़ा हुआ था, ठीक है, यूएसए और वियतनाम में, तो उस समय एज अ बायो वेपन इसको यूज किया गया था। इसका फायदा क्या होगा समझो, अगर मान लो मेरे को किसी कंट्री से झगड़ा है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहां के लोग क्या हो, अगर हम उस कंट्री को तब भी हरा सकते हैं बिना हथियार को यूज किए हुए, जब वहां का हम एक तरीके से क्या लेते आएंगे, भुखमरी लेते आएंगे उस देश में। तो किया क्या गया कि इस डाइकॉट वीडी साइड को स्प्रे कर दिया गया, एजेंट ऑरेंज को, जिसके कारण उस एरिया में, वियतनाम में जो भी खेत थे जहां पे प्लांट लगे हुए थे, वो सारे के सारे मरने लगे, जिसके वजह से उस देश में क्या हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगा। हमको उस देश को हराना है तो उस देश का गवर्नमेंट को हमको तोड़ना है। जब भुखमरी ही छा जाएगा तो वहां के लोग ही रिवॉल्यूशन क्रिएट करने लगेंगे, एंड उस कंट्री में क्या हो जाएगा, सारा का सारा उथल पुथल हो जाएगा, वो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एज अ बायो वेपन भी यूज किया जाता है कुछ सब्सटेंसेस को। ये हो गया हमारा डाइकॉट वीडीसाइड। यहीं पे लिख लेना स्टार मार्क करके, एजेंट ऑरेंज was used by USA against Vietnam as bioweapon, as bioweapon। सर यूज्ड बाय के बाद क्या लिखा है? USA, USA। ये तो हो गया हमारा डाइकॉट वीडीसाइड। दूसरा हम बोल सकते हैं मोनोकॉट वीडीसाइड, जो डाइकॉट को इफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट डाइकॉट्स, डज नॉट अफेक्ट डाइकॉट्स। जैसे कि एक कॉमन होता है डेलापॉन, डेलापॉन, ये है क्या, तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, दिस इज डेलापॉन।
तो ये हमारा ऑक्सीन्स हो गया। एक लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है बायोस से, कि इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। एक और है इफेक्ट, 8th नंबर लिख लेना, फेमिनाइजिंग इफेक्ट इन क्यूक्यूम्बर एंड मैंगो। क्यूक्यूम्बर एंड मैंगो मतलब क्या हो गया फेमिनाइजिंग इफेक्ट का, कि फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होगा, फीमेल फ्लावर ज्यादा पाए जाएंगे। इसमें हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोर फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं। हो गया, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। इससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन ऑक्सीजन से नहीं पूछे जा सकते कहीं पे भी, किसी भी बुक को बनाओ। अब देखो इसमें एक टॉपिक है बस बायो से, लास्ट टॉपिक लिख लेना, बायो से। बायो से का मीनिंग क्या होता है, पढ़ना तो हमको ऑक्सीजन के केस में कि इसका होता क्या है। इसका मतलब होता है इट मींस टेस्टिंग of substance for its activity in causing a growth response in causing a growth response in a living plant, in a living plant or its parts। इसी को हम बायोअस्से कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन के बायोअस्से की बात करूं, ये तो डेफिनेशन था, ये तो हर का हमको पढ़ना है बायोअस्से, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की मैं बात करूं, अगर हम बायोअस्से ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो दो नाम याद रखना है। फर्स्ट इज एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना कर्वेचर टेस्ट, कर्वेचर टेस्ट कहते हैं बेंडिंग ऑफ शूट को टेस्ट किया जाता है, कर्वेचर टेस्ट। और दूसरा, क्योंकि वो रूट का भी प्रमोशन ऑक्सीजन करता है, तो राइस रूट इनहिबिशन टेस्ट, ऑक्सीजन हटा देंगे वहां से, उसका रूट का प्रोडक्शन नहीं होगा। कैसे हटाते हैं, उसके रूट टिप को हल्का सा हटा देंगे तो देखेंगे रूट का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। राइस रूट
इनहिबिशन टेस्ट, राइस रूट इनहिबिशन टेस्ट। ये हमारा ऑक्जीन्स में पूरा हुआ। तो ये इसका बायो से हो गया, अवेना कर्वेचर टेस्ट एंड राइस रूट इनहिबिशन टेस्ट, दो टेस्ट है। एंड राइस रूट इनहिबिशन टेस्ट। हो गया। हाँ, इस संडे को बायो का टेस्ट है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए तो उसको। डाउट क्लास चाहिए तो सैटरडे को रख लेंगे। बिल्कुल सही, एक ही ने वोट दिया। और एक ने ओडस दिया है, ओडस का तो नाम सुना नहीं हम लोगों ने, ठीक है, पता नहीं कैसे। द आंसर विल बी वेंट, वेंट आंसर होगा। बाकी 6 लोग नहीं दिए आंसर, जल्दी दीजिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी, अभी मैंने बताया था, ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड प्रिकर्सर, यही ना हो गया। फिनाइलएलानाइन कैसे हो गया, 5 लोगों ने जवाब दिया है। हम्म, एक मिनट और रुकिए, तो क्वेश्चन दे रहे हो।
एक मिनट करिए फिर। या और 5 लोगों ने नहीं दिया जवाब। बी और सी दोनों होगा प्रगति। चलिए एंड कर रहे हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीन्स इज ऑफ वाइड एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट को इंड्यूस करता है ना, इंडक्शन मतलब प्रमोशन होता है, इंडक्शन ऑफ रूट इनिशिएशन उसको भी प्रमोट करता है, प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन, एब्सीजन को रोकता है। ठीक है, एंड ऑल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। एक मिनट रुकना।
हो गया। देखिए क्वेश्चन है लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ, क्या ऑक्सीजन बढ़ेगा तो लीफ फॉल होगा? नहीं, गलत है। ऑक्सीजन घटेगा तो लीफ फॉल होगा? हाँ, ये तो होता है, ऑक्सीजन घटेगा तो लीफ फॉल होगा। एबीए इंक्रीज करता तब लीफ फॉल होता, ठीक है, डिक्रीज है यहाँ तो नहीं होगा ये फैक्टर। एंड जिबरलिन इन डिक्रीज करेगा तो जिबरलिन तो वर्क ही करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो उससे अफेक्टेड नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, या सेकंड हम कह रहे हैं। हो गया? चलिए कर रहे हैं। सारे लोग आंसर भी नहीं कर रहे हैं। चलिए हो गया। जिस